वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th के जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है 2020 से 2021 का। तो उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। तो इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं वो हमने अपलोड कर दिए, यानी कि जो पार्ट 1 है उसमें एमसीक्यू करवाए गए हैं और पैटर्न समझाया गया है कि किस टाइप से कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से लेके कहाँ तक के आएंगे। और जो पार्ट 2 है उसमें हमने 25 जो क्वेश्चन नंबर 25 है जो नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड है वो हमने वहाँ पर करवाया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्योंकि एमसीक्यू के बाद एमसीक्यू आपके 12 आएंगे, इसलिए अब एमसीक्यू के बाद आपका जो 13 जो क्वेश्चन है नंबर वो करेंगे। नीचे दिए गए आसनों को पहचानें। तो देखिए आपका एक जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का आएगा कि आपको इस तरीके से जो फिगर्स हैं वो दी जाएंगी और इनको पहचानना होगा कि ये कौन सा आसन कर रहे हैं। आपको एक व्यक्ति के तौर पर इन्हें समझ लेना है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला आसन है इसे ध्यान से देखिए कौन सा आसन है। अगर आप इसे पहचान गए हैं तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। ये कौन सा आसन है, अभी तक आपने बता दिया होगा। ये आसन है भुजंग आसन। जो भुजंग आसन है उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है ऊपर की तरफ गर्दन करता है, जैसे कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने की हुई है, और सीधा लेटा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे सीधा लेटा हुआ दिखा रखा है और ऊपर की तरफ गर्दन दिखा रखी है। तीसरी बात पहचानने की होती है, अगर ये तीनों चीज़ें अगर है इस फिगर में तो ये क्या भुजंग आसन है। पहला तो ये ऊपर की तरफ गर्दन उठाए हुए है, जैसे कि जो सांप का जो फन उठाता है उसी तरीके से उठा रखा है। और देखिए यहाँ पर जो ये दिखाया गया है आपको, ये इस तरीके से ऐसे, तो ये क्या है, इसके पैर हैं जो पंजे, इसके जो पंजे हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो पंजे हैं वो ऐसे टिके हुए हैं धरती पर, मतलब कि एड़ियाँ नहीं है, केवल पंजे हैं और ऐसे लेटा हुआ है। तो ये क्या भुजंग आसन है, हम कह सकते हैं भुजंग आसन है। केवल आपको नाम देना है कि कौन सा आसन है, आपको ये नहीं बताना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बी वाला है, अगर आप इसका आसन का नाम पहचान गए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। अभी तक आपने दे दिया होगा इसका आंसर, ये है त्रिकोण आसन। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति है इस त्रिकोण आसन में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है यहाँ पर जो कार्टून या फिर व्यक्ति कह सकते हैं जिस डायग्राम में, उसमें क्या दर्शाया गया है कि एक जो व्यक्ति है वो अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाए हुए और दूसरे हाथ से अपने पैर को छू रहा है और पैर के बीच में कितना गैप है। तो ये क्या त्रिकोण आसन के अंतर्गत ऐसा स्टेप किया जाता है। ये क्या त्रिकोण आसन हमें समझ में आ रहा है। तो ये त्रिकोण आसन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो ये सी पार्ट है इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, जो डायग्राम में दिखाया गया है कौन सा आसन है। ये आसन अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में क्या होता है, व्यक्ति अपने दोनों पैरों को सीधा करके और फिर अपने दोनों हाथों को क्या करता है, अपने दोनों हाथों की मदद से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि सीधा पैर किया हुआ और अपने हाथों के हेल्प से क्या कर रहा है, अंगूठे को टच कर रहा है। तो ये पश्चिमोत्तान आसन है। अब अगला देखिए, अगला आसन यानी कि जो डी वाला है, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है। इसमें जो व्यक्ति है ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। इसमें जो व्यक्ति है उसने क्या कर रखा है, पहला जो स्टेप है इसमें क्या, अगर आपने वीडियो देखी होगी 3rd वाले चैप्टर की, उसमें हमने एक एक आसन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसकी विधि को, लाभ को और सावधानी को। अगर देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए अपने एक पैर को कुल्हे के नीचे रख देता है, जैसे कि यहाँ पर मोड़कर ऐसे रखा गया है, तो ये कुल्हे के नीचे दिखाया गया है, ऐसे रखा गया है। इसके बाद क्या करता है व्यक्ति, अपने दूसरे पैर को सीधा इसके ऊपर ऐसे खड़ा कर लेता है, यानी कि ऐसे करके ऐसे खड़ा कर लिया है अपने दूसरे पैर को। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद अपना जो एक हाथ है यानी कि बिल्कुल उससे अपोजिट वाला हाथ जो यहाँ पर रख लिया जाता है, यानी कि जो हाथ होगा व्यक्ति का वो इस पर जो खड़ा हुआ पैर है, पैर यहाँ पर खड़ा है उसके ऊपर हाथ रख लिया जाता है और जो गर्दन है वो क्या यहाँ पर टेढ़ी दिखाई गई है, यानी कि दूसरी जो सीधा नहीं देख रहा है वो टेढ़ा देख रहा है, यानी गर्दन मुड़ी हुई है, मुंह मुड़ा हुआ है उसका और एक हाथ पीछे की तरफ है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन की जो वीडियो है अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये
ये फ़ोटो या फिर ये जो डायग्राम है वो क्या बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। मानव गतिविधि को पहचाने और उनके नाम दे, यानी कि यहाँ पर जो मनुष्य है, मानव जो गतिविधि कर रहा है उसको पहचानना है हमें और उसका नाम बताना है कि वो क्या कर रहा है, कौन सी गतिविधि कर रहा है। यानी कि गतिविधि आप साफ साफ देखिए यहाँ पे गतिविधि दे दिया है। गतिविधि के प्रकार के अंतर्गत ये गतिविधियाँ आती हैं जो नीचे दी गई है। तो हम पहली वाली ए वाली देखते हैं। इसमें जो मानव है, जो डायग्राम में जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपने बाजू को 150 डिग्री पर मोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर अपने बाजू को मोड़ रहा है वो। तो ये कौन सा है, ये है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है, जब जोड़ होता है, जोड़ क्या होता है, जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जोड़ बनता है। जब जोड़ को मोड़ने के दौरान दो हड्डियों के बीच कोण की दूरी को कम करना, जैसे कि अगर हम वज़न उठा रहे हैं, जैसे कि अगर हम वज़न उठाते हैं तो अपनी जो कोहनी है उसको मोड़ते हैं हम। तो इससे क्या है, हमारा जो कोण है, ये जोड़ों के बीच में जो कोण है, जैसे कि हमारा हाथ सीधा होता, मान लीजिए ये सेकंड वाली फिगर देखिए, हमारा हाथ बिल्कुल सीधा है, इसमें जो ये जोड़ है, यहाँ पर जोड़ होता है हमारा कोहनी में, तो ये क्या, ये एक दूसरे से ये अलग है और यहाँ अलग है, तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दूरी पर है। तो ये क्या, ये एक्सटेंशन होता है। फ्लेक्शन का बिल्कुल उल्टा एक्सटेंशन होता है। फ्लेक्शन में क्या होता है, जो जोड़ है, जोड़ों को मोड़ने के बाद जो दो हड्डियाँ होती हैं वो उनके आपस में जो कोण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि जब हम किसी सामान को उठाते हैं तो हमारी जो कोण है, यहाँ पर जो ये कोहनी होती है, ये क्या है, आपस में मुड़ जाती है। तो इसका जॉइंट क्या है, यहाँ पर मुड़ गया है। आप ध्यान से देखिए, मुड़ा हुआ है। और इसी का उल्टा एक्सटेंशन में होता है कि जब दो जोड़ में खिंचाव के कारण या फिर जोड़ में जब हम, तो इसकी जो परिभाषा उसे ध्यान से सुनिए। जो फ्लेक्शन की जो परिभाषा है उसमें क्या होता है, जो जोड़ होते हैं उसे मोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना, इसमें जो जोड़ हैं उसे पास में लाने के लिए, जो जॉइंट्स हैं, हड्डी में जो जॉइंट्स होते हैं उसे पास में लाने के लिए मोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कोण होता है जो वो कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। और ऐसे ही अगर बी वाला जिसमें एक्सटेंशन है, जोड़ों में खिंचाव किया जाता है, एक्सटेंशन में जोड़ों में खिंचाव किया जाता है। खिंचाव से क्या होगा, जो जोड़ होंगे वो आपस में मिलेंगे नहीं बल्कि उनमें दूरी बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये पहले मुड़ी हुई है, तो अगर इसमें खिंचाव करेंगे अपने हाथ में तो जो ये जोड़ है ये क्या होगा, इसमें दूरी बढ़ जाएगी, ये आपस में मिलेगा नहीं, जो जॉइंट है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनमें दूरियां आ जाएंगी। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण लेके कहते हैं कि किसी भी सामान को जब हम उतारते हैं तो क्या होता है, नीचे रखते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पर एक्सटेंशन होता है। अब अगला देखिए, अगले में हमारा क्या है, अगले में हमारा एब्डक्शन है। एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन में क्या होता है, शरीर की जो मध्य रेखा होती है या फिर शरीर से जो शरीर के अंग है वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एरो करके दिखाया गया है कि जो हाथ है वो क्या, यहाँ से दूर हो गया है। जब हाथ हमारे यहाँ पर है, इस पोजीशन में है, तो क्या है, हमारे शरीर के करीब है। जब ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर से कितना ज़्यादा गैप बढ़ गया, आप देखिए खुद, ये इतना ज़्यादा अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें एब्डक्शन में क्या होता है, जब शरीर की मध्य रेखा से कोई अंग दूर चला जाता है या फिर शरीर से जो अंग है वो दूर चला जाता है तो उसे एब्डक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए डी वाला, एब्डक्शन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, एडक्शन होता है। एडक्शन में क्या होता है, जब शरीर के जो अंग है जब वह मध्य रेखा यानी कि जो बीच की रेखा होती है उसके निकट आ जाते हैं या फिर जो शरीर के अंग है वो शरीर के पास आ जाते हैं, तो उसमें उस सिचुएशन में तो उसे क्या कहा जाता है, एडक्शन कहा जाता है। तो ये वर्ड्स का ही थोड़ा खेल है, बस आपको समझना एडक्शन में क्या होता है, जो अंग है, जैसे कि ये जो हाथ है और ये हाथ, ये अगर इस सिचुएशन में है, इस स्थिति में है, तो ये क्या है, ये एब्डक्शन होगा जो हमने अभी ऊपर देखा। अगर ये यहाँ से इस साइड आ रहे हैं, जैसे कि एरो से दिखाया गया है, तो ये क्या है,
एडेक्शन होगा, क्योंकि शरीर के बिल्कुल नज़दीक आ गया है ये दोनों हाथ। तो यहाँ पर क्या एडेक्शन है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत बदलाव हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर सैम्पल पेपर से भी आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ जो CBSE ने ये भी बताया है कि जो 10th और 12th का जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें क्या है, बहुत बदलाव हुए हैं। में जो तंत्र से संबंधित जो, या फिर कहा जा सकता है अपने दिमाग से देने वाले जो उत्तर हैं वो 10% क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर आपको 70 नंबर का 70 मार्क्स का फिजिकल एजुकेशन का पेपर आता है तो उसमें 7 क्वेश्चन क्या होंगे, दिमाग से देने वाले होंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उस आंसर को आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसे नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने ऊपर देखा, इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे, जैसे कि आपसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आपने देखा होगा जो हमने वीडियो डाल रखी है, जो क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन की डाल रखी है, तो आपने देखा होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे जो अभी हमने ऊपर करे हैं। ऐसे नहीं पूछा जाता था डायग्राम देखकर कि ये कौन सी गतिविधि कर रहा है, कौन से आसन है। पर अब से क्या है, ये चेंजेस हुए हैं। तो ये सैम्पल पेपर आपको यही बताता है कि क्या चेंजेस हुए हैं और किस टाइप का पेपर आएगा, किस तरीके की आपको तैयारी करनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड शोल्डर्स के इलाज के लिए फ्री हैंड 4 एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करें। यानी कि आपको फ्री हैंड 4 एक्सरसाइज, जो राउंड शोल्डर की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी हो, जो विकार है, उसे दूर करने के लिए फ्री हैंड 4 एक्सरसाइज जो प्रोग्राम है उसे बनाना है, उसे डिज़ाइन करना है। तो देखिए फ्री हैंड की जो एक्सरसाइज है राउंड शोल्डर्स के लिए वो यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि जिसके भी हाथ में, जिसके भी राउंड शोल्डर्स हैं उसके हाथों को पकड़कर और दूरी पर ऐसे लगाना है, जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्ति कर रहा है। ऐसे ही क्या है, अपने हाथों को, जो हम खुद भी कर सकते हैं, अपने हाथों को, एक तो वही चीज़ जो यहाँ पर दिखाई गई है डायग्राम में, वही चीज़ यहाँ पर है। दूसरा, हम अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर क्या कर सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगला हम क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर एक हाथ से अपनी कोहनी को पकड़ना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए हमें इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी जो कमर होती है उसे पीछे की तरफ खिंचाव करना, जैसे कि इस एरो से दिखाया गया है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने कंधों को पीछे की तरफ खिंचाव कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ खिंचाव कर सकते हैं, जिससे कि जो राउंड शोल्डर है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अगला, हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर क्लैपिंग करेंगे या फिर केवल ऊपर उठाएंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अगला, ये क्या कर रही है, यहाँ पर पश्चिमोत्तासन कर रही है, तो पश्चिमोत्तासन के द्वारा भी राउंड शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अगला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये दिखाया गया है इस डायग्राम में, यहाँ पर जो एक पैर है उसे नीचे रखकर, घुटनों के बल रखकर दूसरे पैर को ऊपर उठाकर क्या करना, अब इस तरीके से एक्सरसाइज करना। इसमें क्या होगा, इसमें जिस साइड का पैर है वो ऊपर है तो उसी साइड का जो हाथ है वो नीचे की तरफ रखा जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरा पैर होगा उसे धरती में इस तरीके से रखा जाएगा और उसका जो हाथ है इस तरीके से खड़ा किया जाएगा। इससे भी क्या हो सकता है, राउंड शोल्डर प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अगला देखिए, अपने जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया था कि अपनी जो कमर है उसे पीछे की तरफ क्या करना है, खिंचाव करना है, अपने कंधे को पीछे की तरफ खिंचाव करना है। इसी तरीके से क्या किया जा सकता है, जो लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को मिलाकर लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे कि इस साइड जा रहा है हाथ और ये इस साइड जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में क्या करना है, खिंचाव करना है। इन सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, राउंड शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, लक्षणों के आधार पर ODD और SPD के बीच अंतर, यानी कि कोई भी 2 अंतर बताने हैं लक्षणों के आधार पर। जो लक्षण हमने पढ़े थे ODD के और SPD के, ये कहाँ से आया है, आपका चैप्टर जो 4 था उसमें से आया है। इसमें हमने पढ़ा था जो विकार के प्रकार है, ODD, SPD, OCD, ASD, ADHD, तो हमने 5 प्रकार पढ़े थे, उसके लक्षण पढ़े थे और ये विकार क्या होते हैं ये पढ़े थे। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपने।
अब आगे देखिए, हमें क्या करना है, ओडीडी और एसपीडी के बीच में अंतर करना है। तो ओडीडी जो विकार है उसके कोई भी दो लक्षण आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि मेंशन क्या किया गया क्वेश्चन में, केवल दो लक्षण बताने के लिए कहा गया है, ओडीडी के और एसपीडी के। अंतर का मतलब यही है कि आपको इसके लक्षण बताने हैं, क्योंकि अंतर तो हम नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग विकार है, वो एक अलग विकार है, उसमें उनके लक्षणों में अंतर करना मुश्किल है। पर हम क्या कर सकते हैं, जो लक्षण है वो यहाँ पर बताए जा सकते हैं। कोई भी जो दो अंतर है वो आप बता सकते हैं, जो अभी बताए जाएंगे उसमें से। तो ओडीडी का जो विकार है उसका पहला लक्षण यहाँ पर बताया गया, विघटनकारी व्यवहार। जो ओडीडी विकार होता है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है, कम उम्र के बच्चों में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, हर चीज़ की अवहेलना करता है, दोस्त नहीं बना पाता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। विघटनकारी व्यवहार का मतलब है कि जो बच्चा है अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ा रहना, चिंता में रहना, इस तरीके से गुस्सैल बने रहना, तो विघटनकारी व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगला जो इसमें बताया गया है, अवज्ञा का पैटर्न। अवज्ञा का पैटर्न का मतलब है कि जो बच्चा है वो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जो ओडीडी से परेशान हो, ओडीडी का विकार का शिकार हो, तो उसमें क्या होता है, अवज्ञा का पैटर्न दिखाई देता है उसके लक्षण में। उससे हम पहचान सकते हैं कि उसमें ओडीडी का विकार है। तो अवज्ञा का मतलब क्या होता है, अवज्ञा का मतलब ही अवहेलना होता है, किसी भी बात की अवहेलना करना, यानी कोई भी बात न मानना। तो जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की, अपने बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, या फिर जो इससे पीड़ित होता है वो किसी बात को नहीं मानता है, अपनी मनमर्जी करता है। अगला विद्रोही, जो भी ओडीडी का शिकार होता है तो उसमें ये लक्षण दिखाई देता है कि वो विद्रोही व्यवहार करना शुरू कर देता है, यानी कि हमेशा हर किसी से लड़ने का बहाना देखता रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं लड़ूं। तो विद्रोही का जो भाव है वो साफ तरीके से प्रकट होता है। अगला क्रोध का प्रकोप। क्रोध का प्रकोप का मतलब है कि जो भी ओडीडी से पीड़ित रहता है वो क्या रहता है, हमेशा क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, बिना बात पे क्या होता है वो गुस्सा कर जाता है। तो जो गुस्सा है वो यहाँ पर दिखता है। अगला देखिए, जानबूझकर गुस्सा करना, और एक इसके अंतर्गत ये दिखाई देता है, चाहे उसे गुस्सा आए ना आए किसी बात पर, फिर भी क्या है वो जानबूझकर गुस्सा करना शुरू कर देता है। अगला देखिए, मानने से इनकार। अगर उस व्यक्ति को मनाया जाए तो वो मानने से इनकार कर देता है, या फिर किसी भी बात के लिए अगर कहा जाए कि ये चीज़ तुमने की है, ये गलती तुमने की है, तो उसे साफ साफ इनकार कर देता है। तो इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं अगर इस टाइप का। पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसलिए सारे पॉइंट बताए गए हैं क्योंकि अभी ये 2 नंबर का आया है, हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए आपसे। तो आपको ये सोच के नहीं करना है कि यहाँ पर 2 का पूछा गया है तो वहाँ पर भी क्या 2 ही पॉइंट पूछे जाएंगे, आपसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए एसपीडी का जो विकार है, क्योंकि ओडीडी और एसपीडी के बीच में अंतर करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी अंतर आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे करना है कि यहाँ पर आपको ओडीडी लिख लिया और यहाँ पर एसपीडी कर लिया, और इसके बाद यहाँ पर आप इसके लक्षण लिखेंगे और यहाँ पर आप इसके लक्षण लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे पढ़ने में आसानी होती है, और जो अंतर होता है वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिला हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी आपको बता दिया गया है तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, जवाब देने में कठिनाई। एसपीडी से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, मैं आपको बता दूँ ये किस तरीके के होते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है उसके तांत्रिक तंत्र क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तांत्रिक तंत्र किसे कहा जाता है, नर्वस सिस्टम को तांत्रिक तंत्र कहा जाता है। तो एसपीडी से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। नर्वस सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो एकदम से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो ये काम कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम करता है, तांत्रिक तंत्र करता है। पर एसपीडी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका तांत्रिक तंत्र खराब हो जाता है, या फिर जाम कहा जा सकता है, या फिर तो ये क्या है, आप सेकंड पॉइंट जो है इसका यहाँ पर कवर हो गया। अब फर्स्ट वाला देखिए, जवाब देने में कठिनाई। जो जवाब देने में कठिनाई भी क्या, एसपीडी के जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये विकार पाया गया है तो उनमें ये लक्षण देखा गया है, कॉमन लक्षण, कि इनके
इनमें जो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिसके कारण ये कभी भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने में हमेशा कठिनाई होती है। अब अगला देखिए, ये वाला हमने कवर कर लिया, नर्वस सिस्टम वाला ही पॉइंट है ये, तांत्रिक तंत्र संबंधी जाम। तांत्रिका संबंधी जाम लिख रखा, तो इसका मतलब वही है, तांत्रिक तंत्र क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। थर्ड वाला देखिए, पढ़ना मुश्किल है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, एसपीडी से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते हैं, या फिर कहा जाए कि उनका पढ़ना मुश्किल होता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ना, रीड करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अगले देखिए, इंद्रियों में समस्या। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां हमारी सेंस को कहा जाता है, जैसे कि देखने की, जो सूंघने की, छूने की, ये सारी इंद्रियों के अंतर्गत आती है। तो एसपीडी से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्हें अगर कोई एकदम से कोई आवाज़ दे देता है तो वो एकदम से ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, या फिर कोई छू देता है तो वो घबरा जाते हैं। इस तरीके के संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं इन व्यक्तियों में। अब अगला देखिए, अगला फिफ्थ वाला है मोटर। मोटर किसे कहा जाता है? मोटर होता है जो गामक विकास होता है, उसको ही मोटर कहा जाता है। मोटर प्रतिक्रियाओं में कठिनाई, तो जो गामक विकास संबंधित जो भी प्रतिक्रिया होती है उनमें कठिनाई देखी गई है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे कि कोई भी गतिविधि हो गई, जैसे कि खेलना, कूदना, चलना, घूमना, बैठना, उठना, और या फिर छोटी छोटी जो होती हैं इसमें, जैसे कि बॉल फेंकना, इस संबंधित जो भी आपने जो इसका चैप्टर था 5th, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी जो है कमियां इनके अंतर्गत दिखाई देती हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है ओडीडी और एसपीडी का अंतर। अब अगला जो क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षणों के आधार पर इसी तरीके से इसका और दे रखा है ये, अगर वो नहीं आता किसी बच्चे को तो इसको अटैम्प्ट कर सकता है। तो ADHD आपको अभी से तैयारी करनी है। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि जब जागो जभी सवेरा। अगर आप इस सैम्पल पेपर को देखकर अगर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अभी से आप सोच लीजिए कि यही क्या है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी तरीके का पेपर आएगा, और अगर आप सोल्व नहीं कर पाए तो आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए अभी से तैयारी करिए, क्योंकि जब जागो जभी सवेरा। तो अभी से मेहनत करेंगे जभी आप क्या होंगे, सफल हो सकेंगे। और अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब 3-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपको छुट्टियां भी दी जाती हैं। एग्ज़ाम के बाद जब चेक होते हैं, एग्ज़ाम के चेकिंग का जो टाइम होता है उसमें आपको छुट्टियां दी जाती हैं। जो आपका अब करने का मन करता है वो आप उस फ्री टाइम में कर सकते हैं, पर अपना जो ये टाइम है इसे मत गुम करिए, इसे मत खोइए, ये वापस लौट के नहीं आएगा। आप समय जो है, टाइम को वैल्यू दीजिए तो टाइम भी आपको वैल्यू देगा। अब देखिए, ये ज़्यादा मोटिवेशनल हो गया, चलो छोड़ो। अब जो ADHD है और ASD है उनके बीच में अंतर करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया ADHD के जो लक्षण के आधार पर और ASD के लक्षण के आधार पर आपस में डिफरेंस करना है, अंतर करना है। पहले ADHD का यहाँ पर बताया जाएगा, फिर ASD का बताया जाएगा। पर आपको कैसे लिखना है? आपको इस तरीके से लिखना है, ADHD इस साइड लिखेंगे और ASD इस साइड। जो ADHD का फर्स्ट पॉइंट होगा वहीं पर ASD का फर्स्ट पॉइंट होगा, फिर जहाँ पर सेकंड पॉइंट होगा वहीं से सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा। तो ये आप शायद आपको आता भी होगा। अब देखिए, यहाँ पर ADHD के अंतर बताए गए हैं। अब देखिए, जो इसका फर्स्ट है, चिंता का दौर। इसमें जो ADHD से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या होती है, वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता का दौर का मतलब यही है कि वो चिंता करते रहते हैं, अपने आप में गुम रहते हैं, जिसके कारण वो अवसाद के यानी कि डिप्रेशन के भी क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। खुद ब खुद किसी ना किसी छोटी से छोटी बात की भी चिंता कर बैठते हैं। जैसे कि अगर अब आप कहेंगे कि चिंता तो हमें भी हो रही है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, पर वो जो है वो चिंता होनी स्वाभाविक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, तो वो चिंता होनी ठीक बात है। पर अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति क्या होता है, वो छोटी से छोटी बात पर चिंता करनी शुरू कर देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ADHD के जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन पाई गई है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, आवेगी। आवेगी का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आवेग होगा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति आवेग से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देता है, क्रोध प्रकट करना शुरू कर देता है, जिससे कि
वो कभी कभार इतना ज़्यादा क्रोध कर देता है बिना सोचे समझे, जिससे कि वो अपना आपा खो देता है। यानी कि बिना सोचे समझे क्रोध कर देता है, गुस्सा कर देता है, और उसमें उसे खुद पता नहीं होता और वो खुद परेशान भी हो जाता है गुस्सा करने के बाद। अगला देखिए, तीसरा है मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब है कभी मूड अच्छा होना, कभी जो उसका मन है, ADHD से पीड़ित व्यक्ति का मन ज़्यादा ही अच्छा हो जाए, खुशनुमा हो जाएगा, और कभी इतना उदासी वाला हो जाएगा कि समझ नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति को क्या हो गया। थोड़ी समय पहले तो वो इतना खुश था और अब इतना ज़्यादा उदास हो चुका है। अगला देखिए, आसानी से विचलित। आसानी से विचलित का मतलब है आसानी से वह भटक जाता है, विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिसके कारण वो। अगला, अत्यधिक बात करें। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक बात करता है तो ये भी क्या है, ये ADHD के लक्षण के अंतर्गत आता है। पर आपको बात ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह है कि इसमें से अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई एक भी चीज़ देख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो ADHD से पीड़ित है। ये तो सोचना गलत होगा, क्योंकि एक लक्षण तो किसी न किसी के अंदर कभी ना कभी आ ही जाता है, या फिर किसी न किसी का जो गुण कहा जा सकता है, अवगुण कहा जा सकता है, वो हो सकता है। पर अगर इसमें से ज़्यादातर लक्षण देखे जा सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो क्या ADHD से पीड़ित है, उसका इलाज समय पर करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, ASD विकार। जो ASD विकार है वो आप कोई 2 लिखेंगे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें, पर यहाँ पर आपको सारे पॉइंट करने होंगे, और यहाँ पर करवाए भी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि 5 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है, पेपर की दृष्टि से करना है कोई भी क्वेश्चन तैयार। तो ASD जो विकार है उसमें क्या होता है, उसके लक्षणों में सबसे पहला है आँख से संपर्क करें। जो यहाँ पर आँख से संपर्क करें लिख रखा है, परंतु आँख से संपर्क न कर पाना आएगा, तो आँख से संपर्क के बीच में यहाँ पर न आ जाएगा, आँख से संपर्क न कर पाना। ASD से पीड़ित व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति से आँख नहीं मिला पाता है, संपर्क नहीं कर पाता है। वो हमेशा डरता है, सहम जाता है, शर्मा जाता है, कुछ भी हो, पर वो आँखों से आँखें नहीं मिलाकर बात कर सकता है या फिर आँखों में आँखें नहीं मिला सकता। अगला देखिए, अकेले रहना पसंद करते हैं। जो ASD से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो क्या है, हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं, वो समाज से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उन्हें डर लगता है, वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अगला देखिए, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक नहीं होते हैं, हमने ऊपर देखा, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, वो अपनी भावनाओं को, उनके अंदर जो फीलिंग्स होती है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, वो किसी के साथ व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। व्यक्त करना मतलब किसी को भी अपनी भावनाएं बताना नहीं चाहते हैं, किसी के सामने अपनी भावनाओं का जिक्र नहीं करना चाहते हैं। अगला देखिए, सक्रिय व्यवहार। आपका यहाँ पर गलत है, ये ASD के अंतर्गत नहीं आता है। इस पॉइंट के स्थान पर आप लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति है ASD से पीड़ित, वो क्या करता है, किसी भी काम को बार बार दोहराता है, जैसे कि, या फिर किसी भी काम की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि किसी भी काम को बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि अगर वो घर की सफाई कर रहा है तो बार बार घर की सफाई करता है, तो इस तरीके के कार्य करता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं।